जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये चाइल्ड साइकोलॉजी आप क्या लें, बेसिकली इसमें स्टेज थ्योरीज हैं जो जो ह्यूमन लाइफ है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और इवन बिफोर बर्थ भी बाज़ जो थ्योरेटिकल पैराडाइम्स हैं जो बर्थ से पहले जो प्री नेटल पीरियड है, जो कबल पैदाइश का जो पीरियड है उसको भी कंसिडर करते हैं। तो डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी, ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि जो बच्चा है, ये चाइल्ड है, बेसिकली उसी से जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट शुरू होती। ये जो कोर आइडिया है ये कि जो अर्ली ईयर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ जो पर्सनालिटी है, फ्यूचर जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है। ये कोर आइडिया बहुत पहले से है, लेकिन इसको एक फॉर्मल फॉर्म में जब स्टेज थ्योरीज डिवाइस होना शुरू हुई, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की उसने ग्रो की, तो जो 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 बच्चों के जो रवैये हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और मुख्तलिफ थ्योरिस्ट ने थ्योराइज़ किया इसके बारे में, जो चाइल्डहुड जो इरा है, जो पीरियड है, उस पर फोकस किया, और बच्चे के जो बिहेवियर है उसकी इंटरप्रिटेशन भी की, उसकी एक्सप्लेनेशन भी की। लेकिन हम अगर कहें कि फॉर्मली किसी थ्योरिस्ट ने फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा फोकस किया चाइल्डहुड इरा पे, जो बच्चे जो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ हैं उस पे, तो वो नॉट अदर देन सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली एक मेटा साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है, और मेटा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स पर्सनालिटी के पेश किए, पोस्टुलेट किए उसने, और फर्स्ट टाइम एबनॉर्मल जो बिहेवियर है उसको उसने इंटरप्रेट करने की कोशिश की। बेसिकली वो बहुत लोगों को पता है कि ही वाज अ फिजियोलॉजिस्ट बेसिकली। तो उसने एक मेडिकल मॉडल और एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइस किया, जिसको हम लोग साइको एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इस जो मेथड की कुछ कोर फिलॉसफी है, कुछ हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि उसके बगैर जो हम फ्रॉइड की जो स्टेज थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है उसको हम समझ नहीं सकते। फ्रॉइड ने, जैसे मैंने कहा कि हम इनको मेटा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, जो ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है उसको 3 कंस्ट्रक्ट्स में उसने डिवाइड किया। कहते हैं इड कहते हैं, ईगो कहते हैं, और सुपर ईगो कहते हैं। फ्रॉइड की जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादातर ग्रीक मिथोलॉजी से बोरोड है। उसने जो कंस्ट्रक्ट्स पेश किए हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी से ज़्यादातर उसने टर्मिनोलॉजी ली है, और उसकी फिर उसने अपने हिसाब से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी। फ्रॉइड के मुताबिक जो फोर्स ड्राइव करती है ह्यूमन लाइफ को, वो साइकिक है इन नेचर, साइकिक फोर्स है, और सेक्सुअल है इन नेचर। उस फोर्स को उसने लिबिडो का नाम दिया, अगेन अ कंस्ट्रक्ट फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी। ये जो लिबिडो है ये डिफरेंट डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं ह्यूमन लाइफ की, इसमें मुख्तलिफ ह्यूमन ऑर्गन्स पे ये फिक्सेट करती है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है या ग्रेटिफाई करती। जो कोर कंस्ट्रक्ट्स हैं पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वो ये हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो है। इसमें इड टोटली अनकॉन्शियस है, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ इंस्टिंक्चुअल इम्पल्सेस। फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो बाय इंस्टिंक्चुअल है। 2 इंस्टिंक्ट्स होते हैं लाइफ के, एक लाइफ इंस्टिंक्ट है और एक डेथ इंस्टिंक्ट है। लाइफ इंस्टिंक्ट को वो एरोस कहता है। एरोस ग्रीक मिथोलॉजी में लॉ ऑफ लस्ट है, और थैनाटोस जो है वो गॉड ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और ये दोनों जो पावरफुल इंस्टिंक्ट्स हैं ये रिजाइड करते हैं इड में, जो कि टोटली अनकॉन्शियस है। फिर वी हैव दिस ईगो जो रिप्रेजेंट करती है सेल्फ को, मी को, हम को, यानी जो हम अपने आप को जैसे रेफर करते हैं, मैं हूँ एज एन इंडिविजुअल, जो अपने आप को कोई
टर्म देते हैं। सो इंडिविजुअल जो सेल्फ है उसको फ्रॉइड ने ईगो बोला, जो पार्शली कॉन्शियस होती है, पार्शली अनकॉन्शियस होती है। कॉन्शियस कब होती है? जब आदमी वेकिंग स्टेट में, जागने की हालत में होता है। अनकॉन्शियस कब होती है? जब आदमी सोते की कैफियत में होता है। फिर एक और मेटासाइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है फ्रॉइड का, वो है सुपर ईगो, जो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से बनी है, जो बिलीफ सिस्टम से बनी है, जो सोसाइटी के मरवजा रोजन रवैये हैं, जो सोसाइटी के जो बिलीफ हैं, जो वो रवैये, वो आइडियल्स, वो मॉडल्स जो सोसाइटी जिनको इंडोर्स करती है, सोसाइटी कहती है कि ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, जो मस्ट एंड शुड्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो टेक्निकली आपकी सुपर ईगो। सुपर ईगो का भी जो बड़ा पार्ट है वो कॉन्शियस है, और मे बी एक डिबेट ऐसी भी है कि कुछ इटर्नल कंस्ट्रक्ट्स भी होते हैं सुपर ईगो के अंदर, जस्टिस से रिलेटेड, यानी इंसान जैसे इंस्टिंक्चुअली गुड है, तो वो हम फिर उनको अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं। तो मोर और लेस जो सुपर ईगो के जो स्पेसिफिकेशंस है वो आमतौर पे कॉन्शियस होती। मैंने कहा कि डिबेट है कि उसमें कुछ ऐसा अनकॉन्शियस कर दिया। हम इस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे थे कि जी जो डेवलपमेंटल स्टेज बेसिकली डिवाइस की है फ्रॉइड ने, और जिसमें उसने फोकस किया है मेनली चाइल्डहुड एरा। फ्रॉइड की साइकोलॉजी पहली साइकोलॉजी है जो कि एक साइंटिफिक मैकेनिज़्म देती है जो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है। यानी आप शुरू में ही जान सकते हैं कि मुस्तकबिल में पर्सनालिटी कैसे बने। इसको फ्रॉइड ने साइकिक डिटर्मिनिज्म का नाम दिया। साइकिक डिटर्मिनिज्म, नफ्सियाती तयनीत उर्दू में कह सकते हैं, थोड़ी सी हैवी टर्म उर्दू में हो जाती है। साइकिक नफ्सियाती डिटर्मिनिज्म यानी आप जो कुछ होता है चाइल्डहुड टाइम में उसको एवेलुएट करके, उसको इंटरप्रेट करके ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या पर्सनालिटी की आउटकम क्या होगी, पर्सनालिटी की नेचर कैसी होगी, बिहेवियर किस तरीके का होगा, एटीट्यूड्स कैसे होंगे। सो जो साइकिक डिटर्मिनिज्म है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी वो प्रिडिक्टेबल। अब जो स्टेज थ्योरी दी है फ्रॉइड, डायरेक्टली मैं बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि मेनली मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। वो ये है दैट इज़ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजिकल साइड इज़ देयर, द सेक्सुअल साइड इज़ देयर। पहली जो स्टेज है इसमें वो है ऑरल स्टेज। ऑरल स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, पैदाइश से 1 साल की उम्र, और लिबिडो द साइकिक एनर्जी विच इज़ सेक्सुअल इन नेचर अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ग्रेटिफाई करती है वाया माउथ एक्टिविटीज़। माउथ एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? सकिंग। अब ज़ाहिर है बच्चा जो है वो ब्रेड सकिंग करता, मुंह में जो जैसे कोई भी एक्टिविटी हो, बच्चा हाथ मुंह में लेके जाए, या जो मोस्टली जो फंक्शंस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो ज़्यादातर वाया माउथ के होते हैं। उसी माउथ से बच्चा रो के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो भी करता है, दैट इज़ आल्सो वाया माउथ एक्टिविटी। तो जितनी भी ये सक्लिंग है, सकिंग है, और जब बच्चा जब थोड़ा हाथ पांव हिलाना शुरू करता है तो वो कोई भी चीज़ जो है वो उठा के मुंह में लेके जाना चाहता। तो जो काइंड ऑफ जो लिबिडो है वो एक तरह के एक एरोजीनियस जोन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है या ग्रेटिफाई होती है। हम माउथ को बेसिकली एरोजीनियस जोन कहेंगे, वो जोन जहाँ सेक्सुअल जो एनर्जी लिबिडो जो है वो अपने आप को ग्रेटिफाई करती है वाया माउथ एक्टिविटी। अब इसमें साइकिक डिटर्मिनिज्म ये है कि अगर इस एज में बच्चे की ग्रेटिफिकेशन ना हो तो फ्यूचर में ऑरल पर्सनालिटीज़ बनती हैं। यानी कोई एक्सेसिवली टॉकेटिव हो सकता है जिसकी अर्ली फर्स्ट ईयर में ऑरल स्टेज में माउथ से ग्रेटिफिकेशन ना हुई हो, तो कोई ओवर टॉकेटिव हो सकता, कोई एक्सेसिव च्यूइंग कर सकता है फ्यूचर में, स्मोकिंग कर सकता, नेल बाइटिंग कर सकता,
तो मतलब एक तरह का डिटर्मिन हो गया कि अगर ऑरल ग्रेटिफिकेशन नहीं होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, तो फ्यूचर में जो कोई माउथ रिलेटेड जो बिहेवियर है वो नज़र आ सकता है किसी ग्रोन अप पर्सनालिटी के अंदर। दूसरी जो स्टेज है वो हम एनल स्टेज कहते हैं। ऑब्वियसली इसमें एनस पे फोकस होता, या जो एरोजीनियस जोन है वो एनस होता। इस स्टेज में मेनली बच्चा कन्फ्रंट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ विद द अथॉरिटी फिगर। अब ये कन्फ्रंटेशन कब होती है? बिकॉज ये जो आपका जो यूरिनेशन का या ये जो जब आप ये स्टूल पास करता है बच्चा, ये एक प्लेजरेबल एक्टिविटी, क्योंकि हज़ार्डियस मटेरियल जिस्म से निकलता है तो जिस्म को रिलीफ मिलता है, और जितना जल्दी निकलेगा इतना जल्दी रिलीफ मिलेगा और प्लेजरेबल फीलिंग आएगी। तो बच्चे को यूँ लगता है कि क्योंकि पेरेंट्स को उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उसको किसी ख़ास जगह पे ये फंक्शन करने का कहते हैं, तो बच्चा इसमें रेजिस्ट करता है और उसकी प्लेजरेबल एक्टिविटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो उसको फर्स्ट टाइम समझ में आता है कि कोई अथॉरिटी फिगर भी है। तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो ऑफ दैट चाइल्ड। यानी बच्चे की सुपर ईगो की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि अथॉरिटी फर्स्ट टाइम उसको कन्फ्रंट करना शुरू करती है, या गाइड करना शुरू करती है, या इंस्ट्रक्ट करना शुरू करती है, या ऑर्डर देना शुरू करती है, तो उसको लगता है कि नाउ देयर आर अथॉरिटी फिगर्स, अथॉरिटीज़ इन द चाइल्ड्स लाइफ, और जिनको अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कोई मे बी कोई गुस्सा करेगा उस पर, कोई उसको बुरा भला कहेगा। तो अगर वो खौफ से रिटेंशन करता एक्सक्रीटा, यानी पेरेंट्स के खौफ से यूरिनेट नहीं करता या उसको पास नहीं करता, तो साइकिक डिटर्मिनिज्म हमें बताता है कि वो एक तरह का माइजर टाइप ऑफ अ पर्सन बनता है। वो होर्डिंग फिर फ्यूचर में पसंद करेगा, वो चीज़ों को जमा करना पसंद करेगा, वो चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद करेगा। और होर्डिंग रुपए पैसे से लेके लोगों की भी हो सकती है, चीज़ों की भी हो सकती है, जगहों की भी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा डिफाई कर देता है और एक ये एक्सक्रीटा पास कर देता है और पेरेंट्स की नहीं मानता, तो एक तरह का मैसी कैरेक्टर, गंदा मंदा बंदा जो अपनी चीज़ों को की सीक्वेंसिंग नहीं कर सकता, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकता, अपने आप को साफ नहीं रख सकता, इस तरह का एक करैक्टर जो है वो आप फिर उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन अगर आप डिटर्मिनिज्म देखें तो लाइक अगर जो प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं गुजरेगा होगा तो फ्यूचर जो आउटकम है वो फिर प्रिडिक्टेबल है। वो देखा जा सकता है कि फ्यूचर में आदमी की जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलप होगी। और होपफुली टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है और होपफुली बच्चे की ईगो डेवलपमेंट भी हो जाती है, बच्चे की सुपर ईगो की डेवलपमेंट भी हो जाती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ लेता है, वो समझता है कि ये जो एक्ट्स हैं ये अगर अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पेरेंट्स ना किए गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेज है, ये जो एनुअल पीरियड है, ये जितने टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग रहेगी ये जारी रहेगा। जल्दी भी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, बाद में भी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, लेकिन आप 2 से अगर 5 साल ले लें तो मे बी ये टाइम आप कहेंगे सूटेबल होता है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर फैलिक स्टेज आती, और 2 तरह के लड़कों में और लड़कियों में, बेबी बॉयज़ में और बेबी गर्ल्स में इस तरह की फीलिंग्स पैदा होती हैं जिसके लिए फ्रॉइड बहुत कंट्रोवर्शियल है। फ्रॉइड वाज द फर्स्ट वन हु फाउंड सेक्सुअलिटी इन द चाइल्ड। भाई बच्चे में जिनसी जज्बात को फाइंड आउट करना, फ्रॉइड पे बहुत तनकीद हुई
और यूरोप में उस वक़्त बहुत ही मज़हबी जहन था। फ्राइड वियना में होता था, ऑस्ट्रिया में, और मिडिल क्लास मोरालिटी जो है वो डोमिनेट करती थी। तो बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, तो बच्चों को तो जिनसे कोई गरज नहीं होती। और जब फ्राइड ने ये नज़रियात पेश किए, ये थ्योराइज़ किया कि जो बच्चे के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं तो उसको कितने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा होगा, ये आप बखूबी जान सकते हैं। सो फ्राइड के मुताबिक उसने अगेन ग्रीक मिथोलॉजी से मदद ली, और जो बच्चे की जो मेल चाइल्ड है उसकी जो इंसेस्टियस फीलिंग्स डेवलप होती हैं टुवर्ड्स द मदर, उसको उसने एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। और एडिपस कॉम्प्लेक्स अगेन एक मिथ है ग्रीक एरा की। अब वो ग्रीक एरा ऐसा है, उसमें मिथ और रियलिटी को अलहदा करना मुश्किल है। फोकलोर या देवमलाई जो कहानियाँ होती हैं आमतौर पे मुख्तलिफ माशरों की, और उनके कुछ होती है, मोरल्स होते हैं, उसके कुछ सबक होते हैं। तो ये जो एडिपस रेक्स है उसने वो एक किसी शाही ख़ानदान का बच्चा था जो किसी वजह से अपने ख़ानदान से जुदा हो गया और एक दूसरी बादशाहत में चला गया। वहाँ एक्सीडेंटली वो वहाँ शाही ख़ानदान के अंदर किसी तरीके से दाखिल हो गया। अब वो दैट इज़ अ हिस्ट्री। कोई एडिपस जो रेक्स का जो प्ले है शेक्सपियर का वो पढ़ सकता है, और बहुत सी राइटिंग्स उसके मामले में। तो वो रोज़ टू पावर, वो वहाँ दूसरे बादशाहत में वो बन गया। अपने जहाँ से वो बिलोंग करता था उसको वो उस जगह का कोई पता नहीं था। फिर जैसे बादशाहों जो हैं वो दूसरे बादशाहों पर हमला करते हैं, तो उसने अपनी फादर की किंगडम को फतह कर लिया और अपने बाप को कत्ल कर दिया बग़ैर ये जाने कि ये उसका बाप है। और उस वक़्त के रवाज के मुताबिक जो बादशाह दूसरी किंगडम को फतह कर लेता था तो ना सिर्फ वो वहाँ की मुमलिकत का मालिक हो जाता था, बल्कि जो बादशाह का हरम होता था उसका भी मालिक हो जाता था। तो उसने अननोइंगली फिर अपनी जो वालदा है उससे शादी कर ली, यानी ये जाने बगैर कि वो उसकी वालदा है। और फिर उससे उसकी 5 बच्चियाँ पैदा हुईं, और ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है बेसिकली। तो एंड में जब उसको पता चल जाता है कि ये ऐसा हुआ है तो वो अपनी बच्चियों के समेत फिर वो खुदकुशी कर लेता है। तो ये एक ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी। सो फ्राइड ने इससे ये लिया कि जो इंसेस्टियस डिज़ायर्स हैं एक मेल चाइल्ड की टुवर्ड्स मदर, उसने उसको एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। लेकिन बच्चा जल्दी फाइंडिंग कर लेता है कि जो उसका राइवल है यानी फादर है वो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो उसको कम्पीट नहीं कर सकता, उसको हरा नहीं सकता, उसको पिछाड़ नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है विद द फादर, यानी बाप की तरह का रवैया अख्तियार करने की कोशिश करता है, बाप की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करता है, बाप की तरह बोलने की कोशिश करता है, बाप की तरह चलने की कोशिश करता है। तो टेक्निकली बच्चा करता है आइडेंटिफिकेशन विद द अग्रेसर, यानी एग्रेसर को आप देख लें द फादर, क्योंकि वो जो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन के रास्ते में एक तरह का राइवल होता। तो जब वो आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर करता है तो टेक्निकली एडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाता, यानी एक तरह का एक जो साइकोलॉजिकल जो फिनोमेना है वो अकर हो जाता है, वो हो जाता है, और लड़का जो है वो बाप की तरह बन जाता है। और यही बेसिकली एडिपस कॉम्प्लेक्स की इसी से रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन ना हो तो फिर बच्चा जो है वो उसमें एंड्रोगेनियस एटीट्यूड पैदा हो सकते हैं। जो लड़का है तो उसमें ज़नाना जो ख्वास हैं या फेमिनिस्टिक जो ट्रेड्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। फ्राइड ने जो गर्ल चाइल्ड है उसकी जो राइवलरी विद द मदर उसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किया। नाम तो उसको भी उन्होंने दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाते, डायरेक्टली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को एज इट इज़ डील करते हैं, नाम कोई भी रख दें उसको। तो जो लड़की है वो माँ को एज एन ऑब्स्टिकल समझती है बिटवीन हर
एंड हर ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन और वो पीनस है। तो फ्रॉइड ने पीनस इनवे का बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया है, यानी जो गर्ल चाइल्ड है वो पीनस इनवे करती है विद द मदर, और जल्दी ही उसको भी आइडिया हो जाता है कि वो मदर को compete नहीं करती। अब ऑब्वियसली ये अनकॉन्शियस फिनोमेनाज हैं, इसको यूँ ना समझें कि वो जानते बूझते हुए कोई एक्ट कर रहा है, ये अनकॉन्शियस लेवल पे बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है मेल चाइल्ड का भी और फीमेल चाइल्ड का। और लड़की ऑब्वियसली माँ की तरह की बिहेवियर अख्तियार करने की कोशिश करती है, माँ की तरह अपने आप को बनाने संवारने की कोशिश करती है, माँ की तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करती है, माँ की तरह बोलने की कोशिश करती है, चलने की कोशिश करती है। सो टेक्निकली रिजॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और अगर ना हो तो अगेन बच्ची में फिर मैस्कुलिन ट्रेट पैदा हो जाते, यानी मर्दाना ख्वास पैदा हो जाते हैं। तो जो लड़कियां इस तरह की होती हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस के मैं आपको बता रहा हूँ, वो टॉम बॉय कह सकते हैं, जो टॉम बॉयश टाइप एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो जाता। अगली जो स्टेज है वो हम उसको कहते हैं लिटेंसी स्टेज। ये लड़कपन है बेसिकली। ये अंग्रेज़ी में इसको गर्लीहुड और बॉयहुड अलग-अलग कह देते हैं। हमारे यहाँ लड़कपन को आप मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों से मुंतबिक कर सकते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें आप जेंडर सेग्रीगेशन देखते हैं बच्चों में। बच्चे जो दोनों जेंडर के, यानी लड़के लड़कियाँ जो एक दूसरे के साथ खेलते नहीं, एक दूसरे में उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, और अलग-अलग एक दूसरे से रहते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, खेल की एक्टिविटी में ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और जो लिबिडो है वो टेक्निकली यहाँ फोकस हो जाती है फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक तरीके से सबसाइड हो जाती है लिबिडो, और उसकी नेचर सेक्सुअल नहीं, यानी इस लिटेंसी के पीरियड में वो एक हिडन हो जाती है, कोवर्ट हो जाती है, और फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट की जगह ले लेती हैं, और जेंडर सेग्रीगेशन रहती है बच्चों में, और वो लड़के जो हैं लड़कों वाले खेल खेलते हैं, लड़कियां जो लड़कियों वाली खेल खेलती हैं, और कोई क्रॉस जेंडर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। फिर जो प्यूबर्टी का जो टाइम है, जो हमारे यहाँ अर्ली टीन्स हैं, 11, 12, 13, 14 साल, जो जितना हॉट क्लाइमेट होगा आप एज प्यूबर्टी की उतनी कम कर लें। लड़कों में नॉक्टर्नल एमिशन शुरू हो जाते हैं, लड़की का मैच्योरेशन साइकिल शुरू हो जाता है। सो अब उनका जो फोकस है वो जेनिटल जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरिजिनल जेन्युइन जो सेक्सुअल एक्ट है, लिबिडो उस पर फिक्सेट कर जाती है, और वाया उसके अपने आप को एक्सप्रेस करती है। उस वाया जो प्योर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उससे ग्रेटिफाई हो। अब वो कोई आर्ग्यू कर सकता है कि जी वो अर्ली तो ज़ाहिर डिफरेंट माशरों में जो सेक्सुअल जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट हैं, जो इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं ज़ाहिर है वो अलाउ तभी करेंगे जब कोई मैरिज होगी, लेकिन मैस्टरबेशन की एक्टिविटी भी होती है, और सेल्फ स्टिमुलेशन से ग्रेटिफिकेशन भी होती है। तो टेक्निकली जो सेक्सुअल एक्ट है और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं बेसिकली, उन पे फिर उनके थ्रू लिबिडो या जो साइकिक एनर्जी है, सेक्सुअल जिसकी नेचर है, वो अपने आप को ग्रेटिफाई करती है, और ह्यूमन जो लाइफ है वो आगे डेवलप होती है। तो अगेन अगर हम कहें कि जी अगर क्रॉस जेंडर इंटरेस्ट डेवलप ना हो जेनिटल पीरियड में, प्रॉब्लमैटिक है। फ्रॉइड के मुताबिक तो जो साइकोएनालिसिस का जो कोर कॉन्सेप्ट है साइकिक डिटर्मिनिज्म का, अप टू 6 years of age, जो अर्ली चाइल्डहुड जो रिप्रेस्ड मेमोरीज़ हैं, वो फ्रॉइड के मुताबिक साइकोपैथोलॉजी में उनका बड़ा रोल। ये जो सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं जो रिप्रेस्ड होती हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड टाइम, जो उसकी सिग्निफिकेंस है उसकी फ्रॉइडियन साइकोलॉजी की, वो ये है कि ये चाइल्डहुड एरा में अप टू 6 years of age, यानी अर्ली चाइल्डहुड एरा, सिर्फ चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड तो जो यूएन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो 18 साल का जो बच्चा है वो भी चाइल्ड हो सकता, यानी जो यूएन की डेफिनेशन है। अगर हम फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो 6 साल की उम्र है, इसी में
वट एवर इज़ हैपनिंग, बच्चा जो है वो रिप्रेस करता है बेसिकली जो सेक्सुअल जो अर्जेस हैं उनको, और ये जो रिप्रेशन है बेसिकली इस एरा का, वो रिजल्टेड एक तरह का रिजल्टेंट बनता है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ एनी साइकोपैथोलॉजी. साइकोपैथोलॉजी मीन्स मेंटल डिसऑर्डर, किसी न किसी ज़हनी मर्ज की सूरत में वो ज़ाहिर होता है. तो जो साइकोएनालिसिस है बेसिकली वो एक रिग्रेसिव प्रोसेस है जो कि किसी भी एज में जो क्लाइंट आपके पास आता है तो आप वाया साइकोएनालिटिकल जो प्रोसेस है, साइकोएनालिसिस अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो एक काउच लाइक सेटिंग पे में जो क्लाइंट है, पेशेंट है, मरीज़ है, वो लेटता है और एनालिस्ट, साइकोएनालिस्ट उसके पीछे बैठता और उसको कहता है कि जो कुछ उसके जहन में आता है वो बोले, और जब वो बोलता है तो साइकोएनालिस्ट नोट डाउन करता है उसकी रेजिस्टेंसेस को, यानी कहाँ बंदा रुक गया, कहाँ उसने टॉपिक तब्दील कर दिया, कौन सी ऐसी बात थी जिसको करते हुए उसको इशू हुआ, उसको प्रॉब्लम हुई. तो वो डिफेंसेस, रेजिस्टेंसेस नोट करता है एनालिस्ट. और बेसिकली ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, ज़हनी जो नॉट्स हैं, साइकोलॉजिकल जो नॉट्स हैं, वहीं जो कॉज है साइकोपैथोलॉजी की वो मौजूद होती. सो ग्रेजुअली, क्योंकि हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के हवाले से इसको देख रहे हैं तो मैं कंप्लीट प्रोसेस अभी नहीं इसको एक्सप्लेन करता, मे बी हम किसी और टाइम पे करेंगे. लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लें मेनली कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, इनकी कुछ प्रिस्क्राइब्ड इनके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं. अगर ग्रेटिफिकेशन ना हो, ऑरल में ना हो, एनल में ना हो, फैलिक में ना हो, इवन लेटेंसी में कुछ इश्यूज हों और जेनिटल में जो स्टेज है उसमें ना हो, सो उनसे डिटरमिन किया जा सकता है कि जो आउटकम ऑफ पर्सनालिटी है, या जो आउटकम, अगर हम फ्रॉइडियन मॉडल को देखें तो बेसिकली वो साइकोपैथोलॉजी की बेसिस पे है. यानी साइकोपैथोलॉजी, हाउ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यूजुअली डेवलप्स, बेसिकली साइकोपैथोलॉजी ये होती है कि एक नफ्सियाती मर्ज कैसे पैदा होता. तो कॉजल फैक्टर्स बेसिकली साइकोएनालिसिस में अर्ली चाइल्डहुड एरा में होते हैं. मज़ीद जब हम चाइल्डहुड जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जब डिस्कस करेंगे तो मैं मज़ीद इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करूँगा. बहुत शुक्रिया.